हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे। यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ का हमारा ये 6वां सीरीज़ है और 1 से लेकर 5 तक के वीडियोज़ को मैंने कंप्लीट कर दिया है। यानी कि हमारे चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर पर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के 5 वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। ये हमारा यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ का 6वां वीडियो है, जिसमें कि 10 वर्षों के प्रश्नों को जो है विस्तार पूर्वक आप सभी को बताया जाएगा। और ये जो अभी हमारा चल रहा है, ये आधुनिक भारत से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीलिम्स के अंदर, उनको हमारे द्वारा विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों के आधुनिक भारत से पूछे गए संपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण, जो कि 2014 से लेकर 2023 तक का है, और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 को भी आप ज़रूर देखिए, जिसमें आधुनिक भारत से ही जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं प्रीलिम्स के अंदर, उसको मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी है, यानी हिंदी माध्यम से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। अगर आप इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में बैठना चाहते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर इतिहास का देख सकते हैं, पिछले 10 वर्षों के इतिहास के पूछे गए प्रश्नों की संख्या है कि किस वर्ष में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2014 की हम बात करें कि इतिहास से कितने प्रश्न बने हैं, तो 20 प्रश्न बने थे। 2015 में 14 प्रश्न, 2016 में 17 प्रश्न, 2017 में 14 प्रश्न, 2018 में 21 प्रश्न, 2019 में 15 प्रश्न, 2020 में 20 प्रश्न, 2021 में 21 प्रश्न और 2022 में 16 प्रश्न, 2023 में 13 प्रश्न इतिहास से आपके प्रीलिम्स में देखने को मिले थे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा आधुनिक भारत का तीसरा पार्ट है। आप 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कथन, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा ऑप्शन है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा ऑप्शन है, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। तो नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 2 और 3, डी ऑप्शन है केवल 3। तो देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें ये बताना है कुट का प्रयोग कर कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, ये जो कथन है आपका सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, आप सभी को इतिहास पढ़े होंगे तो पता है कि उत्तर में जो है मुगलों का, और इसी के साथ दक्षिण में विजयनगर का जब पतन हो रहा था, उस समय आरकोट जो था वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए आरकोट को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। और आरकोट के जो नवाब हैं, उन्होंने अपने समकालीन शासकों जैसे कि तंजौर हो गया, मदुरै हो गया और मैसूर हो गया, मराठा और हैदराबाद, इन जो भी इनके शासक थे, इनके साथ इन्हें प्रतिस्पर्धा करना पड़ा था। और आरकोट जो है वो कर्नाटक शासन में वर्तमान समय में जो है तंजौर, दक्षिण आरकोट तमिलनाडु के चेंगलुपुट और उत्तरी आरकोट और आंध्र देश में चित्तौड़ और नेल्लोर शामिल थे। तो आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, रुहेलखंड की जो अधिकांश सीमाएं हैं वो अली मोहम्मद खान के द्वारा स्थापित की गई थी, न कि मोहम्मद शाह दुर्रानी के द्वारा। तो इस प्रकार से केवल व केवल बी ऑप्शन सही है। देखिए, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने के रूप में स्थापित था। इसमें देखिए बताना है कि 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्थार्ध में कहाँ से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाने के रूप में स्थापित था। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि भरूच है, दूसरा है चिराकोल, तीसरा है त्रिचिनोपोली। तो देखिए, नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही आंसर बताना है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है 1 और 2, सी ऑप्शन है 2 और 3 और ऑप्शन डी है 2 और
3। तो देखिए ये उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारखाना है वो भरूच में स्थापित किया गया था। तो केवल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, भरूच केवल आपका ऑप्शन जो है वो एक सही होगा। देखिए आप सभी को पता होगा कि जहांगीर के दरबार में थॉमस रो जो था वो कारखाने लगाने की अनुमति मांगने आया था, लेकिन आप सभी को पता है कि जहांगीर के द्वारा जो है मना कर दिया गया। उसके बाद से जो है दूसरा शासक जेम्स प्रथम आया, जो कि 1615 में आया, और फिर उसने जहांगीर से अनुमति ले ली और उसने भरूच में कारखाना लगाया। और इसी के साथ साथ भरूच के साथ साथ आगरा और अहमदाबाद में इसने अपनी कंपनी को स्थापित किया था। तो इस प्रकार से इसमें भरूच ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? इनमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें बताना है कि कुट का प्रयोग करके बताना है। 2021 में प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। देखिए पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निपुण थी? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कुश्ती। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कुश्ती, दूसरा है ज्योतिष शास्त्र, तीसरा है लेखाकरण और चौथा है भविष्यवाणी। तो देखिए पुर्तगाली जो लेखक नूनीज था उसके अनुसार जो उस समय की महिलाएं थीं ये चारों चीज़ों में निपुण थी, यानी कि उन्हें कुश्ती भी आता था, ज्योतिष शास्त्र भी अच्छे से आता था, लेखाकरण और भविष्यवाणी करना भी महिलाएं जानती थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नूनीज ने जो है विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई हैं थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। महिलाएं देखिए उस समय की जो महिलाएं थी समाज में उन्हें एक उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें समाज में साहित्यिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भाग लिया और सरकारी विभागों में भी वो कार्यरत थी। और इसी के साथ साथ उन्हें नृत्य, संगीत, पेंटिंग जैसी बेहतरीन कलाओं का प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्हें कुश्ती और लड़ाई का प्रशिक्षण भी दिया गया था। और इसी के साथ साथ वे अंगरक्षक के रूप में भी कार्य करती थी और उन्हें ज्योतिष और इसी के साथ साथ भविष्यवाणी का भी अच्छा खासा ज्ञान था। तो इस प्रकार से उस समय विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी इन सारी चीज़ों में निपुण थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। डी ऑप्शन है मैडम ब्लावस्की तथा कर्जन ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। तो देखिए आंध्र प्रदेश में मदन जो पल्ली है वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मनगण का जो है बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और कब अनुवाद किया था? तो 1911 में 27 दिसंबर को कोलकाता में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था तो तब इसे पहली बार जनगण मनगण को गाया गया था। और आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप याद रखेंगे और इससे जो भी अगर बाद में कोई प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है आप उसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा ऑप्शन है गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसमें देखिए बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए फ्रांसिस जेवियर जो थे वो ईसाई मशीनरियों में से एक थे जिन्हें भारत में जेईत आदेश की स्थापना की थी। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन सही है बिल्कुल सी सही है, 1 और 3, यानी कि
संत फ्रांसिस जो थे, जो संत फ्रांसिस जेवियर जो थे वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इसी के साथ साथ इन्होंने गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान भी किया जाता है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो ये आप सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। देखिए उनकी मृत्यु जो है वो हांगकांग क्षेत्र में हुई थी और बाद में उनके शरीर को गोवा लाया गया था। सेंट फ्रांसिस के जन्मदिन पर हर वर्ष 3 दिसंबर को जो है उनके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन केवल सी सही है। ठीक है, केवल सी सही है, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और आंतरिक ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय माने गए थे। इसमें बताना है जो 1919 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, इसमें देखिए प्रांतीय सरकार के कार्य को आरक्षित क्षेत्र में बांटा गया था और आंतरिक विषयों के रूप में बांटा गया था। तो इसमें बताना है कि कौन सा आरक्षित विषय माना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है न्याय प्रशासन, दूसरा है स्थानीय प्रशासन, तीसरा है भू राजस्व, चौथा है पुलिस। तो इसमें देखिए कुट का प्रयोग कर कर आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए पहला देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 1 और 2, बी ऑप्शन है 2, 3, 4, सी ऑप्शन है 1, 3, 4 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3। तो देखिए इसका जो सही आंसर अगर हम बात करें तो न्याय प्रशासन बिल्कुल सही है, भू राजस्व बिल्कुल सही है, पुलिस बिल्कुल सही है। तो स्थानीय स्वशासन ये नहीं था। तो दूसरा आपका बिल्कुल नहीं था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखिए 2022 में पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ये प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है केवल 1, बी है 2, सी है 1 और 2 और डी ऑप्शन है न 1 न 2। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, तो देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले क्रिप्स मिशन के बारे में। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव था वो क्या था, आप सभी ने पढ़ा होगा। ये भारतीय डोमिनियन की स्थापना करना चाहता था और इस डोमिनियन को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ रहने या इसे अलग होने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने के लिए भी स्वतंत्र होगा। इसके उद्देश्य से क्रिप्स मिशन की स्थापना की गई थी, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की स्थापना। ठीक है, और इसी के साथ साथ देश के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य और राजकुमारों द्वारा मनोनीत होंगे। ये सारी चीज़ें जो है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें देखिए दूसरा आपका दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 1 और 2 बिल्कुल सही है, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है बहुत और भी प्रस्ताव थे जिसमें कि कोई भी रियासत जो कि भारतीय शासन में शामिल नहीं होने के लिए तैयार है एक अलग से संघ बना जाएगा और उनका एक अलग संविधान हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको क्रिप्स मिशन के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए बताना है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। दूसरा ऑप्शन है अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से सट्टे पर कर ली जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो देखिए इसमें भी आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2, 3। तो देखिए इसका जो सही आंसर है केवल व केवल बी सही है, यानी कि 2 और 3। देखिए 2 अल्फोंसो
अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से सट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करें, पहला डच उपनिवेशिक आप सभी को पता है कि 1602 में स्थापित किया गया था, जबकि गजपति साम्राज्य जो है वो 1541 में ही समाप्त हो गया। तो इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल गलत होगा आपका। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित की, ये बिल्कुल गलत होगा। और अंतिम शासक जो था वो कगखुआ देव था। इस प्रकार से आपका पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक और दो और तीन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर DAH, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर एरियट किस गतिविधि से जुड़े हुए हैं? देखिए ये काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें बताना है, ये 3-4 नाम दिए गए हैं और इनमें आपको बताना है कि किस गतिविधि से जुड़े हुए थे। तो पहला ऑप्शन है पुरातात्विक उत्खनन से, दूसरा है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, तीसरा है देसी राजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, डी है औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो देखिए अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इरियट, ये पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक ब्रिटिश पुरातात्विक थे। उन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण ब्रिटिश भारत में काम किया था। और इसी के साथ हम इनके बारे में भी जान लेते हैं, रॉबर्ट स्वेल के बारे में जान लेते हैं। ये भी देखिए भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी की सिविल सेवा में कार्य कर रहे थे और अमरावती में बौद्ध स्तूप पर इन्होंने पुरातात्विक का जो है वो काम किया था। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें रॉबर्ट स्वेल के बारे में, तो देखिए रॉबर्ट जो स्वेल थे वे भारतीय जो भारत में अमरावती में बौद्ध स्तूप था, इन्होंने उनका पुरातात्विक का जो कार्य था इन्हें ही दिया गया था। जेम्स बर्गेस की बात करें तो भारतीय पुरावशेष के संस्थापक और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत के एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक भी हुए थे। तो इस प्रकार से ये चारों लोग जो है वो पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? तो उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है आप सभी को पता होगा, क्योंकि देखिए इसमें ये पूछा गया है किस एक्ट के तहत। इसमें आपको 4 एक्ट का नाम दिया गया है। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित किया गया? तो आप सभी को पता होगा 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें इस अधिनियम के तहत भारत में आंतरिक चुनौतियों और इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति को संबंधित है ये। और इसी के साथ इसने बंगाल के गवर्नर जनरल की स्थिति को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया और सभी नागरिक और सैन्य शक्ति प्रदान की गई। लॉर्ड विलियम वेटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल डी सही हो जाएगा। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा। तो पहला गवर्नर जनरल का भी नाम आप याद रख सकते हैं, लॉर्ड विलियम वेटिंग थे, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा आधुनिक भारत खत्म हो गया, यानी आधुनिक भारत से 2014 से लेकर 2023 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्न को आपके करा लिया गया। तो अब जो हमारा स्टार्ट होगा वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 2014 से लेकर 2023 तक के जो भी प्रश्न आपके प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए हैं उनको कराया जाएगा। तो देखिए ये हमारा पार्ट 3 था। तो इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि आधुनिक भारत से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, जो कि आपके आने वाले 2024 प्रीलिम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए यूपीएससी में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, या ये बात आप सभी को पता है, लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप जो है एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी सहज महसूस करेंगे। तो आप जो भी PYQ सीरीज है 1 से लेकर ये 6 तक कंप्लीट हो गया, तो आप ज़रूर देखिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो होगा उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।